नमस्कार मित्रों। यदि आपको मंच पर जाने से डर लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको मंच पर जाने से डर नहीं लगेगा और आप जोश और उमंग के साथ मंच पे जा पाएंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के बारे में तो बात करने ही वाला हूं जिनके पास पहले से समय होता है अपने टॉपिक के बारे में तैयारी करने का। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंदर उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, उनको अचानक से एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर मंच पे जाके बोलना है, तो फिर वो हड़बड़ा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो अब हम इन दोनों प्रकार के लोगों की समस्या को सुलझाने का इस वीडियो के अंदर प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। अब मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास पहले से समय होता है और वो घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो वो क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं और उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मुझे सबसे पहले नमस्कार बोलना है, फिर बोलूंगा सम्माननीय मंच को सादर प्रणाम, फिर यहां पधारे हुए सभी अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत। मतलब एक एक वर्ड भी उस पर लिखते हैं। ठीक है, तो मित्रों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना वो मैं अभी आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, दूसरी गलती फिर उसमें और कर देते हैं, वो उसको रट लेते हैं। अब मित्रों, हमें रटना भी नहीं है, और तीसरी गलती जो रटते नहीं है ना, वो तो और भी बड़ी गलती करते हैं। और वो क्या है, वो उस जो लिखा है स्क्रिप्ट उसको सीधे लेके चले जाते हैं मंच पे और नीचे मंच पे रख देते हैं और फिर नीचे देख देख के बोलते हैं जैसा का तैसा। अब मित्रों, ये सब बातें मैंने जो आपको बताई नहीं पूरी गलत है। हमें ऐसा कभी भी मंच पर बोलने से पहले तैयारी के दौरान नहीं करना है। तो हमें क्या करना है और क्यों नहीं करना वो पहले बता देता हूं। देखिए मित्रों, यदि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, जब हम मंच पे जाएंगे तो मानवीय भूल हमेशा होती है, और इतने सामने अगर श्रोता बैठे होते हैं ना, तो हम हड़बड़ा ही जाते हैं और कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। और अगर एक भी वर्ड हम भूल गए ना, तो अपना पूरा भाषण बर्बाद हो जाएगा, अपना जोश जो है वो बिल्कुल खो देंगे हम, और इस वजह से हमारा जो भाषण है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें रटना नहीं है। दूसरे एक और फायदा है नहीं रटने का, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखिए, अब जो लिख के जाते हैं ना ऐसा हूबहू, उनका क्या नुकसान होता है, और मंच पे रख के जब पढ़ते हैं उसको हूबहू नीचे देख के, तो उसका नुकसान बताता हूं। देखिए, वो जब मंच पे रखेंगे और नीचे देखेंगे तो इससे क्या है, वो श्रोता के साथ कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे। एक टीचर है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, अगर वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम के उल्टा पढ़ा रहा है तो बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं उसको ध्यान ही नहीं है। इससे बच्चे शरारत भी कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, जब तक हम श्रोता से कनेक्शन नहीं बैठाएंगे ना, तो श्रोता आपस में बातें करने लगेंगे। वो अपन जो भाषण में बोलते हैं उनका उस बात का प्रभाव उन श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हमें हमेशा श्रोताओं की तरफ देखना ही पड़ता है एक अच्छे वक्ता को। इसीलिए हमें नीचे देख के नहीं पढ़ना है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी साहब हैं, वो कभी लिख के नहीं जाते, इसीलिए वो जनता के बीच में इतने फेमस हैं। तो पहला काम हमें यही करना है, हमें लिखना नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिहर्सल नहीं करनी है घर पे, बिल्कुल रिहर्सल करनी है आपको, लेकिन जो शब्द है ना वो आपको मन से सोचने हैं, और रिहर्सल भी आपको कांच के सामने खड़े होकर करनी है। कांच में जो अपना प्रतिबिंब होता है ना, उसको श्रोता समझना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, और उस दौरान सारे वर्ड आपको मन से बनाने हैं, कोई लिखा हुआ नहीं रखना है मित्रों। ठीक है, दूसरी बात मित्रों कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, आपको कागज के ऊपर जो मंच पे बोलना है ना, उसमें जो जो टॉपिक कवर करने हैं उनके नाम लिख लेना है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे। ऐसा क्यों, क्योंकि मानवीय भूल 100% होती है, और जब हम किसी एक टॉपिक पे ज्यादा बोल देते हैं तो दूसरा टॉपिक भूल जाते हैं कि दूसरा टॉपिक हमें बोलना भी था कि नहीं। इसीलिए जब हम मंच से नीचे उतरते हैं तब हमें अफसोस होता है, यार मैंने इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं की। इसीलिए हमें कागज पे उन टॉपिक के नाम लिख लेना है, उनके बारे में विस्तार नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक के नाम लिख लेना है कि मैं मंच पे इन टॉपिक को कवर करूंगा। अब मित्रों, ये बात हो गई उन लोगों की जिनके पास पहले से समय होता है। अब वो क्या कहां चले जाते हैं, जिस दिन मंच पे जहां बोलना है ना उस जगह पे चले जाते हैं। अब यहां से उन लोगों का काम भी शुरू हो जाएगा जिनको अचानक से टॉपिक मिल जाता है।
अब वो भी क्या करेंगे और जिनकी तैयारी हो रखी है वो भी क्या करेंगे, अब दोनों को इस वीडियो में एक साथ देखना है। ठीक है, अब देखिए, मान लो वहां पर दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति कौन सी, या तो आपको सबसे पहले नंबर पे बुला दिया जाए। अब अगर पहले नंबर पे बुला दिया जाता है तब क्या करना है। अब देखिए, जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए तो अच्छा है कि उनके जो सारे टॉपिक हैं वो अभी तक किसी ने नहीं बोले, तो वो आराम से उन टॉपिक के बारे में बात कर सकता है। पर मुसीबत उन लोगों के लिए हो जाती है जो अचानक से पहले नंबर पे बुला दिया जाता है और उनके पास कोई भी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए वर्ड है ही नहीं, तब वो क्या करे। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमेशा हमें एक आध कोई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी याद करके रखनी चाहिए या फिर कोई 2-3 कोटेशन याद करके रखने चाहिए, जिससे क्या है कि हम मंच पे बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे तो हर कोई बात करेगा, मैं तो सिर्फ एक कहानी सुना देता हूं शुरुआत में, ताकि आप का जो जोश है ना वो बढ़ जाए। आज के दौरान अपने जो ये संवाद हम करने वाले हैं तो इसमें हम थोड़े ताजगी महसूस करें, इसलिए शुरुआत हम एक कहानी से कर लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आपको कोई कह दे कि आपको तो बोलना ही है, जैसे कि कोई टॉपिक दे दे कि मुझे किसी ने टॉपिक दे दिया कि आपको बोलना है कि कामयाब कैसे हो, इस टॉपिक पे बोलना है। अब मानो मुझे तो पता ही नहीं कामयाब कैसे होते हैं, क्या बोलूं इसके ऊपर। तब हमें क्या करना है, बोलने के लिए हमें फोर्स किया जाता है। तब आप मानो कि अगर आपको कामयाब के ऊपर थोड़ा बहुत बोलना आता है तो बोल दीजिए, अगर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित किसी जो आपको टॉपिक आता है ना बोलना, उस टॉपिक पे आप चले जाइए उससे। जैसे कि मुझे विश्वास के ऊपर अच्छे से बोलना आता है तो मैं क्या कहूंगा कि कामयाब होने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प और विश्वास का होना बहुत जरूरी है मित्रों। और फिर मैं विश्वास के ऊपर विस्तार कर दूंगा। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ था, उनको शून्य पे बोलने के लिए कहा गया था। अब शून्य पे कितना विस्तार कर सकते थे वो, इसलिए उन्होंने कहा कि शून्य के समान ही पृथ्वी गोल है, और फिर उसके बाद उन्होंने विस्तार कर दिया उस टॉपिक का। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपको आता है ना, जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे जो टॉपिक आपको आता है उस तक पहुंच जाइए और फिर उसका विस्तार आराम से कर दीजिए। ये तो मैंने बात उन लोगों की जब हमें सबसे पहले बुला दिया जाता है। अब मानो कि हमें थोड़ा पीछे बुलाया जाता है, दूसरे नंबर पे या 10-12 नंबर बाद में, तब हमें कैसे करना है। तो उसके लिए मित्रों हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। ध्यान से सुनिए उन वक्ताओं को। अब वो जब बोल रहे हैं ना, उस दौरान आपके द्वारा जो टॉपिक कागज पे लिखे गए थे, हो सकता है कि उन टॉपिक को वो पूरा कवर कर दे। उनमें से किसी टॉपिक पर वो इतना विस्तार से बोल देते हैं कि अगर आप जाके भी उस टॉपिक पे बोलेंगे ना तो लोगों को बोरियत फील होगी, वो ऊब जाएंगे कि यार ये तो टॉपिक पहले से बोला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस टॉपिक को कट कर देना है। अब मान लो कि वो बोल रहे हैं किसी टॉपिक पे और बोलते बोलते उन्होंने सवाल कर दिया और उसका वो सही से उत्तर नहीं कर पाए, उन्होंने वो सवाल आपके लिए छोड़ दिया। तो ऐसे में अगर आपको उसका उत्तर आता है तो आप एक नया टॉपिक बना के लिख लो कि मुझे ये नया टॉपिक मिल गया। ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो किसी ऐसे टॉपिक पे बोल रहे हैं और उसका सही से विस्तार नहीं कर पाए, तो आप उस टॉपिक का सही से विस्तार कर सकते हैं मित्रों। तो इस प्रकार हम अपने लिए टॉपिक ढूंढ सकते हैं वहां से। ये मैंने उन लोगों के लिए गाइडेंस दिया है जिन लोगों के पास पहले से टॉपिक नहीं होता, और उन लोगों के लिए भी गाइडेंस दे दिया जिनके पास पहले से टॉपिक होता है तो उनको वो टॉपिक कट कर देना है और नया टॉपिक कैसे कोई सवाल बाई सवाल से जोड़ना है वो मैंने आपको बताया। अब मान लो कि हमारा नाम पुकारा जाता है, तब हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम खड़े हो जाएंगे सीधे, और खड़े होते ही 2-3 बार अंदर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भर जाएगी, और ऑक्सीजन भर जाने के कारण अपने शरीर के सारे अंग ताजगी महसूस करेंगे मित्रों। और इससे हमें जो डर है ना वो थोड़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर हमें सीधा मंच पे चले जाना है। मंच पे जाते ही हमें सभी लोगों की तरफ एक बार सरसरी नजर डालनी है। ऐसा क्यों मित्रों, जब हम किसी की तरफ सरसरी नजर डालते हैं ना, ये क्लासरूम में भी होता है मित्रों, जब हम बच्चों की तरफ ऐसे ऐसे ध्यान देते हैं ना तो इससे बच्चे ये सोचते हैं यार सर मेरे को देख रहे हैं, इसलिए वो मजाक मस्ती नहीं करते। ऐसा ही होता है श्रोताओं के साथ, जब हम सभी श्रोताओं की तरफ एक बार सरसरी नजर डालेंगे ना तो वो ये सोचेंगे अरे यार ये मुझको देख रहा है, मैं बात करूंगा तो ये बुरा मान लेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनने में ही फायदा है। इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान लगाकर
सुनेंगे। ठीक है मित्रों, इसीलिए आपने देखा होगा कई वक्ताओं को जो जैसे ही मंच पे जाते हैं ना, तो पहले जो मुख्य अतिथि होते हैं उनकी तरफ नजर डालते हैं, फिर सामने श्रोताओं की तरफ नजर डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों का सम्मान कर रहा हूं या उनके सम्मान में वो उनकी तरफ देख रहे हैं। नहीं मित्रों, वो इसीलिए उनको देखते हैं ताकि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अब आप मुझको ध्यान से सुनिए, मैं बोलने वाला हूं। ठीक है मित्रों, अब आप मंच पर जाके शुरुआत में 2-3 वर्ड बोल सकते हैं, जैसे मंच को प्रणाम करते हुए या फिर सम्मानीय मंच से फिर अपना परिचय दे सकते हो कि मैं रघुवीर सिंह यहाँ विराजमान सभी अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं, या फिर आपके गुरुजी हैं तो उनको आप नमन वंदन जो भी है वो कर सकते हैं। पर मित्रों एक बात का ध्यान रखना है, आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि गलती हो तो क्षमा करें। इससे आपका जो भाषण है ना वो कमजोर हो जाएगा, प्रभाव इतना नहीं छोड़ पाएगा। ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा खटकता है जो ये इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा मित्रों, अगर आप बोलते बोलते कभी का की या के का कर देते हैं ना, तो भी निरंतर बोलते जाएं, सॉरी वगैरह ना बोलें। सॉरी बोलने से भी आपका भाषण का इंप्रेशन डाउन होता है। हाँ, कभी कभी अगर कोई बड़े जिस टॉपिक पे बात करनी है उस टॉपिक को छोड़ के आप दूसरा उसकी जगह गलत वर्ड का प्रयोग कर लें, तब आप कह सकते हैं कि सॉरी मैं गलत बोल दिया, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करते हैं कि मित्रों जब हम बोलना शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, तो यहां पे मैंने आपको आगे बताया था, आप याद कीजिए, जिसमें मैंने बोला कि रट के नहीं जाना है, तो यहां पर उसका वो मेन फायदा आता है। जब हम रट के नहीं जाते हैं ना मित्रों, तब हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो हमें आगे क्या बोलना है उसकी एक लाइन नजर आती है, सामने किताब आ जाती है और उस किताब में हमें लिखा आता है कि आपको आगे ये बोलना है। हर वक्ता के पास ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि उसकी आंखें तो सामने हो पर उसको दर्शक नहीं दिखाई दे, उसको श्रोता ना दिखाई दे, बस उसको एक किताब दिखाई दे और आगे क्या बोलना है वो उसमें लिखा हुआ मिले। इससे क्या होगा कि आपको श्रोता दिखाई नहीं देंगे तो आप डरेंगे किससे। ठीक है मित्रों, और मित्रों अगर ये काबिलियत आप में नहीं है तो हमें इसको विकसित करना ही पड़ेगा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि जब हम टीवी के सामने बैठते हैं, कोई अच्छा मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है, तो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि सामने कोई ऐसे ऐसे करें तब भी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। तो ऐसा ही मित्रों हमें अपने टॉपिक में खोना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर ये काबिलियत आएगी। दूसरी बात, हमें श्रोताओं की तरफ आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है, हमें उनके हेड यहां पर ऊपर की तरफ देखना है, जिससे उनको तो ये लगे कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन आप उनके सिर को ही देखना है, उनकी आंखों को नहीं देखना है मित्रों। ठीक है, इससे आपको डर नहीं लगेगा। तीसरी बात मित्रों कि आपके सामने जो श्रोता बैठे हैं ना, मैं जानता हूं वो बहुत महान है, उनको वंदन करता हूं, लेकिन हमें एक अच्छा वक्ता बनने के लिए उनको कमजोर समझना ही पड़ेगा। उनको आप अपने से कमजोर समझिए और आप ये सोचिए कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूं। मित्रों एक उदाहरण देता हूं कि मुझे क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना है, तब मैं जानता हूं कि मैं टीचर हूं और वो स्टूडेंट है, इसीलिए वो मेरे से कमजोर है तो मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूं। लेकिन मानो अगर मुझे किसी जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर और मुझसे भी इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स का टीचर कोई आ गया, मैं जानता हूं कि ये भी मैथमेटिक्स का टीचर है, तो मैं उसके सामने अगर कोई भी बात करूंगा ना गणित से संबंधित, तो सोच समझ के करूंगा कि यार ये मेरी कहीं गलती ना पकड़ ले, डरूंगा। तो ऐसा ही है मित्रों, जब तक हम श्रोताओं को अपने से कमजोर नहीं समझेंगे ना, तब तक डर गायब होने वाला नहीं है। अपने को यही सोचना है कि सामने वाले तो बिल्कुल ही मूड है। लेकिन मैं मित्रों वापिस बोल देता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में मूर्ख या मूड नहीं होता है। देखिए मित्रों, मैंने एक लाइन लिखी थी कि मैं मानता हूं कि आप महान हो, पर मैं ये नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि किसी न किसी रूप में मेरे में ऐसा तो गुण जरूर है कि किसी न किसी रूप में मैं आपसे श्रेष्ठ हो सकता हूं। एक गुण तो ऐसा जरूर मुझ में है जिससे मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए दुनिया का हर इंसान एक ना एक गुण में इस दुनिया के हर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। ठीक है मित्रों, इसलिए बुरा ना समझे जो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं सिर्फ एक अच्छा वक्ता बनने के लिए बता रहा हूं। अब जब हमने ऐसा सब भाषण बोल दिया, तब हमारे अंदर एक इतनी ताजगी महसूस होगी कि फिर आपको वर्ड बाय वर्ड जो नया वर्ड बोलना है ना, वो अपने आप मित्रों याद हो जाएगा। तो मित्रों जो ये मैंने आपको टिप्स बताई, आशा करता हूं आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और आशा करता हूं कि आप मंच पे बिना डरे बोल पाएंगे। और मित्रों अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो, मैंने भी इनको फॉलो किया है, मैं भी बहुत शर्मीला था, लेकिन आज मंच पे अगर मेरे सामने जितने भी लोग हों तो मुझे झिझक नहीं होती है। इसका कारण ये है कि मैंने इन सब बातों को ही फॉलो किया था। तो मित्रों अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।